तो अगर आप लोगों ने इसका सीजन 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले जा करके इसका पार्ट 1 देख लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो जैसे कि आप लोगों ने पार्ट 1 में देखा कि सुनामी की वजह से जब रिग तबाह हो गया तो जो डेविड था वो बचे हुए लोगों को लेकर के एक दूसरी जगह पर जाता है। ये भी एक रिग ही था। यहाँ पर लाने के बाद लोगों को अलग अलग कमरों में बंद कर दिया जाता है। इन सभी लोगों को कमरे में बंद कर देने के कुछ समय के बाद डेविड इनके पास एक लेटर लेकर के आता है और इन लोगों से कहता है कि अगर तुम सभी लोग घर जाना चाहते हो तो तुम्हें इस लेटर पर साइन करना होगा। साइन करने के बाद तुम्हें घर जाने के लिए छोड़ दिया जाएगा। साथ में तुम्हें $2 लाख प्लस पेंशन अलग से मिलता रहेगा, लेकिन इसके बदले में बस तुम लोगों को पेपर पर साइन करना है और अपना मुंह बंद करके रखना है। अब फैसला तुम लोगों के हाथों में है। एक प्रकार से दोस्तों कंपनी इन्हें मुंह बंद करने के लिए बोल रही थी। अब दोस्तों हमें एक हेलीकॉप्टर को दिखाया जाता है। इस हेलीकॉप्टर के अंदर हम लेनेक्स नाम करके एक महिला को देखते हैं कि विक्टर के कंपनी की CEO है। यहाँ दोस्तों हमें यह मालूम चलता है कि जो सुनामी आई थी उसकी वजह से पूरी दुनिया तहस नहस हो चुका है। चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है। चारों तरफ लोग अपनी जान बचा करके भाग रहे थे। जो बचे हुए और जख्मी लोग थे, विक्टर की कंपनी उन्हें एक कैंप में ला करके रख रहे थे, उनका इलाज कर रहे थे। कुछ समय के बाद लेनेक्स इसी रिग पर आती है बचे हुए लोगों से बात करने के लिए। काम को आगे बढ़ाने के लिए वो रोज और मैग्नस से बात करना चाहती थी। लेनेक्स से मिलने के बाद रोज उससे पूछती है कि यहाँ पर कौन सा काम होता है। तब वो इन्हें बताती है कि यहाँ पर तेल नहीं निकाला जाता है बल्कि माइनिंग का काम होता है। यहाँ माइनिंग का काम होता है और धरती के अंदर से गोल्ड, निकल, सिल्वर ये सब निकाला जाता है। इसके बाद दोस्तों लेनेक्स इन लोगों को लेकर के अपने ऑफिस में जाती है और इन दोनों को एक वीडियो क्लिप दिखाती है। इस वीडियो में हमें दिखाया जाता है कि इस कंपनी के 2 वर्कर हैं जो कि रोवर में बैठे हुए थे। उसी रोवर में बैठ करके वे दोनों समुद्र के नीचे गए थे क्योंकि उन दोनों को वहाँ पर किसी चीज का सिग्नल मिल रहा था और माइनिंग का काम बंद पड़ा था। लेकिन जब वे दोनों नीचे गए तो अचानक से पता नहीं क्या हुआ, लेकिन हमारा कनेक्शन उनसे टूट गया। मैं उनके लोकेशन के बारे में पता है, बस उन्हें वापस लाने के लिए हमें स्मार्ट लोग चाहिए और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम दोनों ये काम बहुत ही आसानी से कर सकते हो। इस पर रोज कहती है कि आखिर हम तुम्हारा काम करे क्यों? वैसे भी तुमने हमारे कितने लोगों को उस रिग पर मरने के लिए छोड़ दिया। हमने रेडियो के जरिए रेस्क्यू टीम के पास मैसेज भी किया था, लेकिन वो हमें लेने के लिए नहीं आए, हमें मरने के लिए वहाँ पर छोड़ दिए। उस रिग पर इतने सारे लोग मर गए, इस बात का तुम्हें कोई पछतावा नहीं है। यह सुन करके लेनेक्स रोज से बात करने के लिए उसे अकेले में लेके जाती है। लेनेक्स उससे कहती है कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे बहुत पछतावा है, लेकिन ये सब काम ऐसा ही होता है, इन सब कामों में बहुत रिस्क होता है। जो भी हुआ उसे भूल जाओ। मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर काम करो। तुम खुद ग्रीन रिन्यूएबल पर काम करना चाहती थी। इस काम में मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी, लेकिन अभी मैं लोगों की जान बचाने में बिजी हूँ। सुनामी की वजह से जो लोग जख्मी हो चुके हैं, विक्टर उनका इलाज करवा रहा है और उस काम में मैं भी बिजी हूँ। और काम पूरा हो जाए उसके बाद हम दोनों साथ मिल करके जो चाहें वही यहाँ पर करेंगे। लेनेक्स की बात मान करके रोज यहाँ की इंचार्ज बन जाती है और अपने लोगों के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाती है। बहुत से लोग ऐसे थे जो इस जगह को छोड़ करके नहीं जाते हैं क्योंकि बाहर के हालात वैसे भी बहुत खराब है और इनके पास कोई काम नहीं है। इसी वजह से ये लोग काम करने के लिए यहीं पर रुक जाते हैं। लेकिन एक चीज इन्हें बहुत बुरा लगता है, जो इन्हें मुंह बंद करने के लिए कहा जा रहा था। इनके बहुत से खास लोग उस रिग पर मर गए, लेकिन ये लोग कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं। खैर दोस्तों, अब कुछ समय के बाद मैग्नस इन लोगों के पास आता है और इन्हें अपने साथ लेकर के जाता है। वो इन सभी लोगों को लिफ्ट के जरिए नीचे के साइड में लेकर के जाता है क्योंकि फिलहाल इस समय सभी रोवर नीचे के साइड में ही रखा गया था। यहाँ पर फिर से सभी लोगों को उनके काम में लगा दिया जाता है जिस काम को वो करने में माहिर हैं। जो लोग नीचे समुद्र में फंसे हुए हैं उनके पास सिर्फ 1 घंटे 15 मिनट का वक्त बचा हुआ था क्योंकि इसके बाद उनके रोवर का ऑक्सीजन खत्म हो जाने वाला था और उनकी मौत हो जाने वाली थी। लेकिन अगर उससे पहले ये लोग नीचे पहुंच जाते हैं तो उनकी जान बचा सकते हैं। इधर दोस्तों हम केट को देखते हैं जो कि अपनी
बहन को लेकर के बहुत परेशान थी। वो यहाँ से वापस जा करके अपनी बहन को ढूंढना चाहती थी। इसी वजह से लेनेक्स उससे कहती है कि इस एग्रीमेंट पर साइन कर दो। साइन करने के बदले में तुम्हें बस मीडिया वालों के सामने झूठ बोलना है। अगर तुम ऐसा करती हो तो हो सकता है कि तुम अपनी बहन से मिल पाओ। अब इस बारे में केट काफी ज्यादा सोच विचार करती है और आखिरी में वो उस एग्रीमेंट पर साइन कर देती है। यहाँ पर दोस्तों जो हैटन था वो भी एग्रीमेंट पर साइन करने के बाद केट के साथ यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें हैदर को दिखाया जाता है जो टहलते हुए ऊपर लैब वाले एरिया में चली जाती है। यहाँ वो देखती है कि कांच के बोतलों में एंथेस्टर्स को रखा गया था क्योंकि इस लैब में एस्कर नाम करके एक लड़का था जो इन एंथेस्टर्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। फिर समय से इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके जानना चाहता था कि आखिर ये चाहते क्या हैं। यहाँ पर एस्कर हैदर को बताता है कि ये लोग माइनिंग करके इस काले पत्थर को अंदर से बाहर निकालते हैं। वैसे ये देखने में तुम्हें काला पत्थर लग रहा होगा लेकिन ये बहुत ही कीमती पत्थर है। लेकिन इन पत्थरों के अंदर गोल्ड, एल्यूमिनियम, पित्तल, सिल्वर हर एक प्रकार का धातु मिला हुआ है। और माइनिंग के दौरान समुद्र के अंदर हम लोगों को इस अजीब जीव से मुलाकात हुई। इधर दोस्तों हमें कैमरोन नाम करके एक इंसान को दिखाया जाता है जो रोवर में बैठ करके नीचे जाने वाला था। दरअसल वो नीचे जा करके अपने दोस्तों को बचा करके वापस लाना चाहता था। दरअसल उस रोवर में जो दो लोग फंसे हुए हैं ना, उसमें से एक कैमरोन का भाई है। इसी वजह से कैमरोन फौरन जा करके अपने भाई को बचाना चाहता है। पूरी तैयारी कर लेने के बाद हमें मालूम चलता है कि रोवर में बैठ करके ईस्टर और कैमरोन नीचे जाने वाले थे। रोवर में बैठने के बाद जब ये दोनों समुद्र के नीचे की तरफ जाने लगते हैं तो उसी वक्त लेनेक्स भी इस रिग को छोड़ करके यहाँ से जाने लगती है क्योंकि उसका जो काम था उसने वो पूरा कर दिया था। ये लोग यहाँ काम तो नहीं करना चाहते थे लेकिन लेनेक्स ने इन लोगों को यहाँ काम करने के लिए मना लिया और अब काम देने के बाद वो हैटन और केट को लेकर के यहाँ से चली जाती है। इधर दोस्तों ईस्टर और कैमरोन ये दोनों जब समुद्र के नीचे उस रोवर के पास पहुंच जाते हैं अब इन्हें सामने की तरफ उस रोवर का मलबा दिखाई देता है जिसको देख ये लोग समझ जाते हैं कि उस रोवर के साथ कुछ तो बुरा जरूर हुआ है। हालांकि ये लोग रेडियो के जरिए उस रोवर में संपर्क कर रहे थे लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा था। कैमरोन उस रोवर के अंदर जा करके चेक करना चाहता था लेकिन मैग्नस कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, ऐसा करने से तुम्हारी जान जा सकती है। मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ, तुम दोनों वापस लौट आओ, बाकी का हम संभाल लेंगे। लेकिन कैमरोन मैग्नस की बात नहीं मानता है क्योंकि वो अपने भाई को बचाना चाहता था। जैसे वो सूट पहनता है और समुद्र में उतर जाता है। वो रोवर के करीब जाता है तब उसे मालूम चलता है कि जो दो लोग रोवर में थे उनकी मौत हो चुकी है। उसका भाई भी बेचारा मर चुका था। लेकिन यहाँ से जाने से पहले कैमरोन इस रोवर के डाटा को निकाल लेता है। दरअसल इस डाटा की वजह से उसे मालूम चल सकता है कि आखिर इस रोवर के साथ हुआ क्या था। उस डाटा को लेने के बाद वो उसे अपने पास छुपा लेता है, उसके बारे में वो किसी को बताता नहीं है। दोस्तों जब ये दोनों रोवर को लेकर के वापसी करने लगते हैं उसी वक्त जो एंथेस्टर था वो इनके बहुत करीब आ जाता है। वो एंथेस्टर इनके रोवर को चारों तरफ से घेरने के बाद इनके रोवर पर हमला करने लगता है। लगातार हमला करने की वजह से अब इनका रोवर क्रैश होने लगा था। लगातार हमला होने की वजह से रोवर का जो शील्ड था वो भी टूटने वाला था। वक्त इनके पास बहुत कम बचा हुआ था। उस एंथेस्टर को भगाने के लिए इन्हें कुछ न कुछ तो जरूर करना होगा। ठीक उसी वक्त फुलमर के दिमाग में एक आइडिया आता है। इन एंथेस्टर्स को भगाने के लिए वो हाई सोनिक वेव का इस्तेमाल करता है। इसको चालू करते ही रोवर के आसपास एक तेज आवाज गूंजने लगती है और इस आवाज से शायद एंथेस्टर्स को तकलीफ होती है, इसी वजह से वो भाग जाते हैं। अब इन लोगों ने एंथेस्टर्स को भगा दिया था लेकिन दिक्कत की बात ये थी कि ये लोग रोवर को हिला भी नहीं सकते थे। रोवर जरा भी हिला तो शील्ड टूट जाती और उनकी मौत हो जाती। डेविड उन लोगों से कहता है कि फिक्र मत करो, बस तुम लोग रोवर के अंदर शांति से बैठे रहो, मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगा। मैं यहाँ कई सालों से काम कर रहा हूँ, मुझे पता है कि रोवर को कैसे बाहर निकाला जा सकता है। अब दोस्तों डेविड इन लोगों को एक नए तरकीब के बारे में बताता है। वो इन लोगों को एक बॉम्ब्स के बारे में बताता है। वो कहता है कि इन बॉम्ब्स की मदद से हमें रोवर की लोकेशन के ऊपरी सतह के बर्फ को तोड़ना होगा। दरअसल बर्फ को तोड़ने के बाद स्टैग नाम करके इनके पास एक यंत्र था जिसकी मदद से ये लोग रोवर को आराम से खींच लेते। बर्फ को तोड़ने के लिए फुलमर, मैग्नस और इनके साथ एक और बंदा जिसका नाम था ब्रैनम वो जाते हैं। ये तीनों लोग मिल करके उन बॉम्ब्स को अलग अलग जगह पर बिछा देते हैं। लेकिन इसी बीच गलती से
से ब्रैनम के पास का जो बर्फ था वो टूट जाता है और वो पानी में गिर जाता है। शुक्र था कि मैग्नेस और फुल्मर ये दोनों मौके पे जा करके ब्रैनम का हाथ पकड़ लेते हैं, उसे पानी में से खींच करके बाहर निकाल लेते हैं। अब इसके बाद मैग्नेस रिमोट के बटन को दबाता है, जिसकी वजह से बम फटना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे करके उस लोकेशन के बर्फ को तोड़ देते हैं जिस लोकेशन पर वो रोवर फंसा हुआ था। साफ हो जाने के बाद ये लोग स्टैग को भेजते हैं और वो स्टैग नामक यंत्र इनके रोवर को खींच करके वापस लेके आ जाती है। ये लोग सही सलामत वापस रिग में आ जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि कैमरॉन काफी नर्वस था क्योंकि वो अपने भाई को बचा नहीं पाया। इस बात पर भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसके भाई की मौत हो गई थी और कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कैमरॉन कहता है कि यहाँ ऐसा ही होता है, किसी की भी मौत हो जाए कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, उन्हें बस अपने काम से मतलब है। यहाँ दोस्तों हम देखते हैं कि कैमरॉन सूट में से उस डाटा को निकालने के बाद अपने पास चुरा करके रख लेता है। अब दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हमें विक्टर के उस कैंप को दिखाया जाता है जहाँ लोगों को रेस्क्यू करके रखा गया था। बिल्कुल इसी जगह पर केट और हैटन को भी लेके आया जाता है। यहाँ पर लाने के बाद लेनेक्स केट से कहती है कि तुम अपनी बहन को यहाँ पर ढूंढ सकती हो, मैं तुम्हारी बहन को ढूंढने में मदद करूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें उस मीटिंग में मेरे साथ चलना होगा। जैसे कि तुमने एग्रीमेंट पर साइन किया है तो तुम्हें अपने वादे को भी पूरा करना होगा। इतना कहने के बाद लेनेक्स उसे अपने साथ ले करके मीटिंग में चली जाती है। सामने ढेर सारे रिपोर्टर बैठे हुए थे। ये लोग भी जवाब चाहते थे कि आखिर रिग पर उन लोगों के साथ हुआ क्या। मीडिया वालों के सामने लेनेक्स बड़ी सफाई से झूठ बोलते हुए कहती है कि हमने बहुत से लोगों को बचा लिया है, जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें रेस्क्यू टीम बचा रही है। एग्रीमेंट पर साइन करने की वजह से मीडिया वालों के सामने केट भी झूठ बोलती है। वो मीडिया वालों से कहती है कि विक्टर की वजह से हमारी जान बच पाई है, हमारे बहुत से लोग जिंदा हैं तो सिर्फ विक्टर की वजह से। सुनामी से पहले विक्टर के रेस्क्यू टीम आकर के हमारे लोगों को बचा ली। ये न्यूज टीवी पर लाइव चल रहा था जिसको मैग्नेस और रोस देख भी रहे थे। इन्हें पता ही था कि केट इतना बड़ा झूठ नहीं बोलेगी, बल्कि लेनेक्स उससे झूठ बुलवा रही है। मीटिंग खत्म हो जाने के बाद लेनेक्स इन दोनों के पास आती है और इन दोनों को पासिंग कार्ड देते हुए कहती है कि इसकी मदद से तुम कैंप के अंदर जा करके अपनी बहन को ढूंढ सकती हो। इतना कहने के बाद लेनेक्स यहाँ से चली जाती है क्योंकि उसे और भी काम करना था। अब इसके बाद जो केट थी वो कैंप के अंदर जाने के बाद अपनी बहन को ढूंढना शुरू कर देती है। जब केट यहाँ के डॉक्टर के पास जाती है तब डॉक्टर कहते हैं कि अगर तुम्हारी बहन यहाँ नहीं मिलती है तो तुम बाहर गेट पर जा करके चेक कर सकती हो। केट को ऐसा लगा कि उसकी बहन गेट पर उसका इंतजार कर रही है, लेकिन जब वो गेट पर भागते हुए जाती है तब वहाँ तो कुछ और ही था। दरअसल इस सुनामी में जितने लोगों की मौत हो गई थी उन लोगों का फोटो, नाम, पता लिख करके यहाँ रखा गया था। यह देख करके केट रोने लगती है, लेकिन हैटन कहता है कि फिक्र मत करो, तुम्हारी बहन जरूर जिंदा होगी, अभी और लोगों की तलाश जारी है, हम उसे ढूंढ लेंगे। इधर दोस्तों कैमरॉन जब अकेला बैठा हुआ था तो उसके पास ब्रैनम आता है और उससे कहता है कि मुझे वो डाटा दे दो। कैमरॉन कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें वो डाटा नहीं दूंगा। इतना कहने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। दोनों के बीच जो बातें हो रही थी उसे रोस और मैग्नेस देख रहे थे, सुन भी रहे थे। नहीं इतना तो मालूम चल जाता है कि डेविड अभी भी इन लोगों से कुछ छुपा रहा है। यहाँ कुछ तो और जरूर चल रहा है जिसके बारे में डेविड हमसे छुपा रहा है। ठीक उसी वक्त एस्कर इनके पास आता है और इनसे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बता सकता हूँ। इतना कहने के बाद वो इन सभी को लेकर के अपने लैब में जाता है। यहाँ पर वो इन्हें बताता है कि ये जीव जिसे तुम एंथेस्टर कहते हो इसी ने तुम्हारे रिग पर हमला किया था और वही चीज माइनिंग के दौरान हमें यहाँ पर भी मिला है। ये जीव समुद्र के चारों तरफ फैला हुआ है, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि विक्टर यहाँ पर माइनिंग करना चाहता है। जब तक यहाँ पर ये जीव रहेगा तब तक वो माइनिंग नहीं कर सकता है। इसी वजह से डेविड ने एक जहर बनाया है इस जीव को मारने के लिए। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर तुम्हें मधुमक्खी के छत्ते को खत्म करना है लेकिन तुम एक एक मधुमक्खी को मार रहे हो तो कैसे काम होगा। इसीलिए विक्टर इस जीव की रानी मतलब
मतलब कि इसका सेंटर ढूंढ रहा है ताकि वो अपने जहर को सीधा सेंटर पर लेकर के जाए। और अगर एक बार उसका जहर सेंटर के अंदर चला गया तो ये जीव समुद्र के अंदर जितना भी दूर तक फैला हुआ है सब खत्म हो जाएंगे। मेरा कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि विक्टर इस जीव को खत्म करने के लिए मेन सेंटर को ढूंढ रहा है। यहाँ दोस्तों हमें मालूम चलता है कि डेविड और ब्रैनम ये दोनों भी एस्कर की बातें सुन रहे थे, जिससे इन्हें भी मालूम चल जाता है कि एस्कर ने सब कुछ उन्हें बता दिया है। इधर दोस्तों जो कैमरॉन था वो डाटा को कंप्यूटर में डालने के बाद वो देखता है कि आखिर इस डाटा में है क्या। अब उसे इस डाटा में कुछ ऐसा मालूम चलता है जिसे देख उसके होश उड़ जाते हैं। हालांकि इस वक्त हमें वो नहीं दिखाया जाता है। खैर दोस्तों अब इधर जो फुलमर था वो उस वीडियो को देख रहा था जो वीडियो रोवर 1 का था, जो समुद्र के अंदर फंस करके मर चुके हैं, और जो दूसरा वीडियो था वो रोवर 2 का था जिसमें ईस्टर और कैमरॉन गए थे। इस वीडियो को देख करके जब वो ध्यान से सुनता है तो बैकग्राउंड में उसे एक आवाज सुनाई देती है। इस आवाज की वजह से उसे फिर से विजन दिखाई देते हैं और इसके बाद वो बेहोश होकर के नीचे गिर जाता है। यहाँ जो डेविड था वो भी कैमरे में फुलमर को देख रहा था। इस सीन को देखने के बाद उसे मालूम चल जाता है कि फुलमर उस जीव के साथ जुड़ा हुआ है। खैर दोस्तों फुलमर की हालत खराब हो रही थी, इसलिए उसे ले करके मेडिकल रूम में जाते हैं और उसका इलाज करते हैं। वैसे ज्यादा घबराने वाली बात नहीं थी क्योंकि वो सिर्फ चक्कर खा करके नीचे गिर गया था। इधर हरीश जब डाटा को चेक करता है तब इन्हें आर्टिक ओशियन के बारे में कुछ मालूम चलता है। इस डाटा के जरिए इन्हें मालूम चलता है कि विक्टर यहाँ पर ऑयल, माइनिंग, शिपिंग हर एक काम करना चाहता है और आज से 3 दिन बाद इस जगह की बोनी भी लगने वाली है। अलग अलग कंपनी है जो इस जगह पर काम करने वाली है, जिसका मतलब ये था कि ये सभी लोग यहाँ पर काम करके इस पूरी जगह को बंजर बनाना चाहते हैं। इधर लेनेक्स के पास एक बंदा जिसका नाम है डेरियन, वो भी इसी के बारे में बात कर रहा था। वो लेनेक्स से कहता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन तुम्हें सच छुपा करके रखना है ताकि हमें लाइसेंस मिल जाए, क्योंकि अगर हमें लाइसेंस नहीं मिला तो हम माइनिंग के अलावा और दूसरा काम नहीं कर पाएंगे और अगर कोई समस्या आई या फिर हमारे ऊपर उंगली उठी तो बोर्ड हमारे लाइसेंस को रद्द कर देगा। इसी वजह से अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। तुम कंपनी की सीईओ हो तो कंपनी को बचाना भी तुम्हारा काम है। इधर दोस्तों फुलमर जब मेडिकल रूम में अकेले बैठा हुआ था तब डेविड उससे बात करने के लिए आता है। डेविड उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम उस जीव के साथ कनेक्ट हो। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुमसे पहले कुछ ऐसे भी लोग थे जो उस जीव के साथ कनेक्ट थे, लेकिन अब वो जिंदा नहीं है क्योंकि उस जीव ने उन्हें खत्म कर दिया। मैं तुमसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर तुम खुद को बचाना चाहते हो तो मेरा साथ दो, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारे शरीर से ये जीव कैसे खत्म हो सकता है। डेविड के चले जाने के बाद फुलमर इस विषय में काफी सोच विचार करता है और फिर वो आखिरी में डेविड के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। जब फुलमर उसके पास जाता है तब डेविड उसे एक दवाई के बारे में बताता है। डेविड कहता है कि अगर तुम इस इंजेक्शन को लोगे तो तुम्हारे शरीर से वो जीव खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं ये इंजेक्शन तुम्हें फ्री में देने वाला नहीं हूँ, तो इसीलिए तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। कैमरॉन के पास एक डाटा है, बस तुम्हें उसे ले करके मेरे पास आना है। की बात मान करके वो कैमरॉन के पास जाता है डाटा लेने के लिए। शर्त के मुताबिक डेविड सारे कैमरे को बंद कर देता है ताकि इस बात का कोई सबूत ना रहे। इसके बाद फुलमर कैमरॉन के पास जाता है और उससे बात करता है। कैमरॉन को मालूम चल गया था कि डेविड ने फुलमर को उसके पास डाटा लाने के लिए भेजा है, इसलिए वो डाटा को खत्म करने वाला था, लेकिन तभी फुलमर कहता है कि तुम्हारे भाई के साथ नीचे जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ इसी डाटा में है। अगर तुमने इसे तोड़ा तो तुम्हारे भाई को कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। कैमरॉन कहता है कि अगर मैं ये डाटा तुम्हें दे दूं तब भी कुछ नहीं होने वाला है। हमसे ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं वो काफी ताकतवर हैं, हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। जिसके बाद फुलमर कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरी टीम अलग है, वो हमेशा सच का साथ देती है, उन्हें बस सबूत की जरूरत है। अगर ये डाटा मेरी टीम को मिल गया तो विक्टर की सच्चाई वो सबके सामने ला देंगे। फुलमर की बात मान करके कैमरॉन वो डाटा उसे दे देता है। इधर दोस्तों जो हैदर थी वो उस आवाज को सुन रही थी जिस आवाज को फुलमर ने सुना था, जिसकी वजह से उसे विजन आया और वो बेहोश हो गया। हैदर इस बैकग्राउंड आवाज को क्लियर करती है और सबको सुनाती है। ये उस वक्त की आवाज है जब एंथेस्टर ने रोवर के ऊपर हमला किया था, लेकिन ये आवाज किसकी है ये इन्हें नहीं पता था। खैर दोस्तों वो जो आवाज थी वो कुछ इस प्रकार का था।
इस आवाज को सुनने के बाद इन्हें ऐसा महसूस होता है कि कोई इन्हें सिग्नल दे रहा था। इन्हें ऐसा लग रहा था कि ये आवाज एंथेस्टर का है, इसलिए इसे ले जा करके ये लोग एस्कर को सुनाते हैं। अब जैसे कि एस्कर काफी समय से एंथेस्टर्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, इसलिए इस आवाज को सुनने के बाद वो कहता है कि समुद्र के अंदर ऐसा कोई जीव नहीं है जो इस तरह की आवाज निकालता हो, मतलब कि ये आवाज एंथेस्टर का ही है जो हमें सिग्नल दे करके कुछ बताना चाहता है। लेकिन इस सिग्नल के जरिए वो हमें क्या बताना चाहता है ये हमें नहीं पता। खैर दोस्तों, इधर जो ब्रैनम था वो कैमरॉन को खत्म करने के लिए उसके ऊपर हमला कर देता है। हमले के दौरान ब्रैनम कैमरॉन से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था अगर एक बार ड्राइव मिल गई तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। लेकिन इसी बीच मौका पा करके कैमरॉन उसके ऊपर हमला कर देता है। हमला करने के बाद कैमरॉन बाहर जाता है और ब्रैनम को इसी कमरे में बंद कर देता है। इधर जो लेनेक्स थी वो हैटन से कहती है कि डैनियल की बीवी को मैंने ढूंढा है, तुम उसकी बीवी से मिल करके उसका लेटर उसे देना चाहते थे ना, तो तुम जा करके मिल सकते हो। हैटन जा करके डैनियल की बीवी से मिलता है और उसे डैनियल का लेटर दे देता है। वैसे फिलहाल अगर आपको नहीं पता है कि डैनियल कौन है तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पार्ट 1 जा करके देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है। यहाँ उसकी बीवी हैटन से कहती है कि मुझे पता है कि कंपनी ने तुम सबको पैसा खिलाया है, इसलिए तुम लोग सच नहीं बोल रहे हो बल्कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो। उस रिग पर जो कुछ भी हो रहा था डैनियल कॉल के जरिए मुझे हर खबर दे रहा था, इसलिए मुझे पता है कि वो सुनामी कोई हादसा नहीं बल्कि कंपनी वालों की वजह से हुआ है। तुम लोग कंपनी वालों का साथ दे करके सच को छुपा रहे हो। डैनियल तुम्हारे बारे में काफी बात कर रहा था क्योंकि तुम उसके खास दोस्त थे। अगर तुम चाहते हो कि डैनियल को इंसाफ मिले तो किसी भी कीमत पर कंपनी वालों की सारी सच्चाई लोगों के सामने लेकर के आओ, तभी मैं समझूंगी कि तुम अच्छे इंसान हो। इतने लोगों की मौत हुई है सिर्फ तुम्हारी कंपनी की वजह से। उसकी बातें सुन करके हैटन के ऊपर भी काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। इधर दोस्तों जो फुलमर था वो डाटा को ले करके डेविड के पास आता है और उसे दे देता है। एक हाथ से वो डाटा लेता है और दूसरे हाथ से खुद को ठीक करने वाली इंजेक्शन को लेता है। डेविड जब उस डाटा को चेक करता है तब उसे मालूम चलता है कि कैमरॉन ने उसे बेवकूफ बनाया क्योंकि ये किसी दूसरे रोवर का डाटा था। इसीलिए डेविड गुस्सा होता है और हथियार लेकर के कहता है कि अब मैं कैमरॉन को नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद हथियार लेकर के वो कैमरॉन के पास जाता है और इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। फाइट के दौरान कैमरॉन के पास एक छोटा सा चाकू था जिससे वो डेविड के ऊपर हमला कर देता है और उसे पानी में गिरा देता है, जिसकी वजह से अब डेविड की मौत हो चुकी थी। डेविड के साथ ऐसी हरकत करने की वजह से ये लोग कैमरॉन को रस्सी से बांध देते हैं और जब कैमरॉन से पूछा जाता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया तब वो इन्हें कुछ नहीं बताता है, बल्कि वो कहता है कि अगर तुम्हें कुछ जानना है तो ब्रैनम के पास जाओ, वो तुम्हें सब कुछ बता देगा। इसलिए ये दोनों फौरन ब्रैनम के पास जाते हैं। तो ब्रैनम से पूछते हैं कि आखिर कैमरॉन ने तुम्हें कमरे में बंद क्यों कर दिया था, आखिर बात क्या थी। ब्रैनम कहता है कि जब से वो समुद्र में से वापस लौट करके आया है तब से वो अजीब बर्ताव कर रहा है। मैं तो बस उसके पास बात करने के लिए गया था, लेकिन अचानक पता नहीं उसे क्या हो गया, उसने मेरे ऊपर हमला कर दिया और फिर वो मुझे कमरे में बंद करके वापस आ गया। उस रोवर में उसके भाई की भी मौत हुई है, इसलिए शायद वो ऐसा बर्ताव कर रहा है। मुझे नहीं पता था कि वो गुस्से में आकर के डेविड की जान ले लेगा। इसके बाद दोस्तों हमें डैरियन को दिखाया जाता है। उसके पास कोई कॉल करता है और फिर डैरियन को मालूम चलता है कि कंपनी का खास आदमी जो कि डेविड था उसे किसी ने जान से मार दिया है और जिसने मारा वो कंपनी का ही एक सदस्य है। वैसे तो डैरियन इस कंपनी का एक छोटा सा इन्वेस्टर है, लेकिन उसकी भी इस कंपनी में कुछ वैल्यू है और जब उसे इस खबर के बारे में मालूम चला तब वो बहुत डर जाता है क्योंकि अगर ऐसे ही हादसे होते रहे तो लाइसेंस मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी कंपनी की वजह से बहुत से कांड हो चुके हैं। सिर्फ लोग शांत बैठे हुए हैं क्योंकि उन्हें सच्चाई का पता नहीं है और जिन्हें सच्चाई का पता भी है उनका मुंह बंद कर दिया गया है। मैग्नस दोबारा कैमरॉन के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे बताओ कि आखिर तुमने डेविड को मारा क्यों, मुझे जानना है। कैमरॉन बताता है कि डेविड एक ऐसा इंसान है जो अपनी गलती और अपनी जान बचाने के लिए दूसरों का बलि चढ़ा देता है। तुम्हें वैसे भी यकीन नहीं होगा, लेकिन जो सुनामी आई वो सिर्फ डेविड की वजह से आई। उस डाटा को डेविड इसलिए हासिल करना चाहता है जो उस ड्राइव में है। अगर डेविड के हाथ लग गया तो वो एंथेस्टर को मारने जाता और फिर पता न जाने क्या क्या होता, इसलिए मैंने उसे रोका। मैंने तो
सभी लोगों की जान बचाई, लेकिन ये तुम्हें नहीं समझ में आएगा। ने ये काम पहले कर दिया होता तो मुझे ये नहीं करना पड़ता। उसने तुम्हारे पता नहीं कितने दोस्तों को मार दिया, लेकिन फिर भी तुम सिर्फ लोगों को शांत करा रहे हो। कुछ समय के बाद जब लेनेक्स इनके पास कॉल करती है तब वो इनसे कहती है कि डेविड के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। इस बात को तुम लोगों ने छुपाया, इसके लिए मैं तुम्हें शुक्रिया कहना चाहती हूँ। ये सिर्फ एक हादसा था, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम लोग सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो। कहने के बाद वो कॉल को कट कर देती है। यह देख मैग्नस का पारा हाई हो जाता है, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना होता है, लोग मर रहे हैं और तुम्हें किसी बात की परवाह ही नहीं है। ब्रैनम कहता है कि यहाँ ऐसा ही होता है, तुमने उसके साथ हाथ मिला करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुम लोग बहुत पछताने वाले हो। हालांकि उसी वक्त रोज कहती है कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है इसके बारे में हमें अथॉरिटी को बताना चाहिए, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम लॉकडाउन को हटा दो ताकि हम कम्युनिकेशन के जरिए अथॉरिटी से बात कर पाएं। लेकिन ब्रैनम कहता है कि लेनेक्स ने बिल्कुल सही कहा है। इतना कहने के बाद वो यहाँ से चला जाता है, मतलब कि वो लॉकडाउन को हटाता नहीं है, और अगर लॉकडाउन नहीं हटा तो ये लोग किसी से बात नहीं कर पाएंगे। इसके बाद रोज फुलमर के पास जाती है और उससे कहती है ब्रैनम हमारी बात नहीं मान रहा है, वो लॉकडाउन लगा करके रखा है, इसकी वजह से हम किसी से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो शायद तुम्हारी बात मान सकता है। हमें उस जीव को बचाना होगा, लेकिन हमें मालूम नहीं चल पा रहा है कि आखिर हम आगे करें क्या। फुलमर कहता है कि तुमने लेनेक्स के साथ हाथ मिला करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, और अगर तुम सच में उस जीव की हेल्प करना चाहती हो तो उसका सैंपल लैब में रखा हुआ है, तुम जा करके उसे छू सकती हो, इससे तुम खुद को इन्फेक्ट करने के बाद उससे कांटेक्ट कर सकती हो। इधर दोस्तों इन लोगों को बाहर के साइड में कुछ लाल रंग का दिखाई देता है, जो कि किसी वजह से बर्फ के ऊपर आ गया था। उस चीज को देख करके एस्कर कहता है कि मुझे जा करके उसका सैंपल लाना होगा, जिससे हम उस एंथेस्टर के बारे में और जानकारी हासिल कर सकते हैं। वो अकेले ही सैंपल लाने के लिए जाना चाहता था, लेकिन मैग्नस कहता है कि नहीं, तेज तूफान आने वाला है और इससे तुम्हें खतरा हो सकता है, इसलिए हम तुम्हें बाहर नहीं जाने दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मैग्नस कैमरॉन के पास जाता है और उसके हाथों में जो रस्सी बंधी हुई थी उसे काट देता है। मैग्नस उससे कहता है कि मैं गलत था, तुम्हारा भाई उस रोवर में था, मुझे इसके बारे में पता नहीं था। भाई की जान चली गई, लेकिन फिर भी उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। डेविड की मौत हो गई, फिर भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उन्हें सिर्फ काम से मतलब है। उनके खास आदमी मारे गए, इससे भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उन्हें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सिर्फ अपना काम करवाना चाहते हैं। इसी वक्त जब मैग्नस बाहर जाता है तब हमें मालूम चलता है कि जो एस्कर था वो अकेले ही उस सैंपल की जांच करने के लिए निकल पड़ा है, कि उससे रेडियो के जरिए वापस आने के लिए कहा जाता है, लेकिन वो वापस नहीं आता है। जिस पर मैग्नस कहता है कि हम उसे अकेले नहीं छोड़ सकते हैं, हमें उसे लाने के लिए जाना होगा। जिसके बाद मैग्नस जाकर के तैयार होता है और यहाँ जो हैदर थी वो भी इनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। ये 3 लोग थे जो गाड़ी में बैठ करके एस्कर को वापस लाने के लिए जाते हैं। समय रहते उसे वापस लेकर के आना था, क्योंकि अगर तूफान आ गया तो मुसीबत आ जाएगी। एस्कर उस लोकेशन पर पहुंच गया था और वो वहां का सैंपल को इकट्ठा कर रहा था। सैंपल को इकट्ठा करने के बाद जब वो उसकी जांच करता है तब उसे मालूम चलता है इसमें जो केमिकल है वही केमिकल पिक्टर माइनिंग के लिए इस्तेमाल करता है। मतलब कि अगर पिक्टर यहाँ पर और रिग को इंस्टॉल करना चाहता है तो पूरा आर्टिक ओशियन पोल्यूट हो जाएगा। खैर दोस्तों धीरे धीरे तूफान बढ़ रहा था, इसलिए ये लोग फौरन एस्कर को लेकर के आते हैं और फिर यहाँ से निकल जाते हैं। इधर दोस्तों लैब के अंदर हम रोज को देखते हैं। फुलमर ने जो शायद उसे कहा था वो सच में वो यहाँ करने के लिए आ गई थी। वो शायद एंथेस्टर्स को छू करके खुद इन्फेक्टेड होने के लिए आई थी। अब पता नहीं वो एंथेस्टर को छूती है या नहीं छूती है तो हमें नहीं पता, क्योंकि सीन कट हो जाता है और हमें ब्रैनम को दिखाया जाता है जो कि डेरियन से बात कर रहा था। यहाँ हमें मालूम चलता है कि वो ब्रैनम ही था जो डेविड के मरने की खबर डेरियन को बताया था। डेरियन उसे कहता है कि तुम अपना काम करो, हम तुम्हें सिक्योर रखेंगे, बस वो डाटा ला करके मुझे दो, मैं तुम्हें डेविड की पोजीशन पर रख दूंगा। इधर जब सभी लोग आगे बढ़ रहे थे तब अंधेरे की वजह से अपना लोकेशन भूल जाते हैं। इन्हें मालूम नहीं चल रहा था कि कौन सी दिशा में जाना है। हालांकि जो रिग पर लाइट लगा हुआ था उसे ऑन किया जाता है, लेकिन फिर भी इन्हें वो दिखाई नहीं देता है, क्योंकि कोहरा और अंधेरा काफी ज्यादा था। उसी वक्त इनके पीछे एक बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है। समुद्र के अंदर वो जो एंथेस्टर था ना, वो इनका पीछा करने
करने लगा था, जिसकी वजह से ये सभी लोग बहुत डर गए थे। इन्हें लगा कि वो इन्हें नुकसान पहुंचाने आ रहा है, इसलिए ये लोग भाग रहे थे। लेकिन एंथेस्टर बर्फ को तोड़ देता है, जिसकी वजह से ये लोग भाग नहीं पाते। तो एस्कर के दिमाग में एक आइडिया आता है, वो बाहर चला जाता है। वो अपने लैपटॉप में एंथेस्टर के साउंड को प्ले करता है और फिर हेडफोन को उससे कनेक्ट करने के बाद उसे समुद्र में गिरा देता है। कैसे वो एंथेस्टर का सिग्नल उन्हें ही सुना रहा था। जब एंथेस्टर अपने ही सिग्नल को सुनते हैं तो उनके अंदर कुछ तो फर्क जरूर पड़ता है। वो अचानक से नॉर्मल हो जाते हैं और फिर यहाँ से चले जाते हैं। का मतलब ये था कि इनके ऊपर जो खतरा था वो टल चुका था। अब दोस्तों यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें काफी लंबे समय के बाद बेस कैंप को दिखाया जाता है। यहाँ केट के पास एक खबर आती है कि एक मरीज आई है जो तुम्हारी बहन की तरह दिखती है। तो इस खबर को सुनने के बाद वो भागते हुए अपनी बहन को देखने के लिए जाती है। वैसे तो फिलहाल अभी के लिए कंफर्म नहीं था कि उसकी बहन वो है या नहीं है। काफी डरी हुई थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है और जा करके देखती है तो वो सच में उसकी बहन ही थी। वो देखती है कि उसकी बहन की कंडीशन काफी ज्यादा खराब थी। वो बोलने की हालत में बिल्कुल नहीं थी। उसकी ऐसी हालत देख करके हैटन को बहुत बुरा लगता है। यार दोस्तों, जो कैमरॉन था वो रोज के पास आता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें वो ड्राइव देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये दोनों बात कर ही रहे थे, उसी वक्त यहाँ पर ब्रेनम गन लेकर के आ जाता है, क्योंकि कैमरॉन से कहता है कि देखो, अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो बस मुझे वो ड्राइव दे दो। कैमरॉन कहता है कि मुझे नहीं फर्क पड़ता है, वैसे भी मेरा भाई मर चुका है और अब मैं तुम्हें वो डाटा दे करके उस जीव को नहीं मारने दूंगा। जिसके बाद ब्रेनम कहता है कि तुम्हें लोगों की जान बचाने का बहुत शौक है। इतना कहने के बाद वो रोज के ऊपर गन तान देता है और कहता है कि अब इसकी जान बचाओ। रोज की जान बचाने के लिए कैमरॉन कहता है कि वो ड्राइव मैंने लैब में रखा है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। अब यहाँ पर दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जब हैटन को गुस्सा आया था तो वो सीधा जा करके लेनेक्स से मिलता है और वो उससे कहता है कि तुम्हारी कंपनी की वजह से इतना सब कुछ हो गया है, लेकिन तुम अभी भी सच्चाई छुपा रही हो। मैं अच्छे से पता है कि रेडियो के जरिए हमने रेस्क्यू टीम को बुलाया था, लेकिन रेस्क्यू टीम आई नहीं। लेकिन तुम्हारी कंपनी ने पूरा सबूत मिटा दिया है। चलिए फिलहाल मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन मैं कहीं से सबूत ढूंढ करके रहूंगा। यह सुन करके लेनेक्स कहती है कि कोई ठोस सबूत ढूंढना ताकि कंपनी को सजा मिल जाए। उसकी बातों को सुन करके ऐसा ही लग रहा था कि शायद वो कंपनी को छोड़ना चाहती है, क्योंकि बात ऐसी थी कि अब उसकी जगह पर डेरियन सीईओ बनने वाला था। तो शायद हो सकता है कि वो इसीलिए कंपनी की सच्चाई लोगों के सामने लाना चाहती है। खैर जो भी हो, हैटन तो फिलहाल गुस्से में था। वो कहता है कि मैं सजा दिलवा करके रहूंगा। इधर दोस्तों कैमरॉन जब ब्रेनम को लेकर के लैब के अंदर जा रहा था तो उसी वक्त जैसे ही रोज को मौका मिलता है तो वो एक नाइट्रोजन सिलेंडर को उठा करके ब्रेनम के ऊपर हमला कर देती है। उसके ऊपर स्प्रे करने के बाद उसे चकमा दे करके ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं। कैमरॉन भाग करके लैब में जाता है जहाँ पर उसने ड्राइव को छुपा करके रखा था। अंदर जाने के बाद वो उस ड्राइव को लेता है और फिर ये लोग मैग्नेस के पास चले जाते हैं। इधर दोस्तों जो एस्कर था वो उस सैंपल को लाने के बाद उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। जब वो उस सैंपल को एंथेस्टर के साथ मिक्स करता है तब एंथेस्टर बिल्कुल वैसा ही आवाज निकाल रहा था जैसा इन लोगों को साउंड में सुनाई दे रहा था। बिल्कुल वैसा ही जब वो रोवर के करीब आया था। दोनों साउंड को सुनने के बाद इन्हें मालूम चलता है कि एंथेस्टर इन पर हमला करने के लिए नहीं आ रहा था, बल्कि वो इनसे हेल्प मांग रहा है। इधर दोस्तों जब सभी लोग नीचे के साइड में इकट्ठा हुए थे उस वक्त हमें मालूम चलता है कि जो ब्रैनम था वो हरीश के पास जा करके उस पर गन तान दिया है। एक प्रकार से वो अब हरीश को निशाना बना करके इनसे वो ड्राइव लेना चाहता है। रोज ड्राइव देने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उसी वक्त मौका पा करके फुलमर ब्रैनम के ऊपर हमला कर देता है। हमला करने की वजह से गलती से गन चल जाती है और गोली जा करके रोज को लग जाती है। गोली लगने की वजह से रोज जख्मी हो करके नीचे गिर जाती है। मौका पाते ही ब्रैनम उस ड्राइव को उठाता है और यहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। रोज की हालत ज्यादा खराब हो गई थी क्योंकि उसके शरीर से काफी ज्यादा खून निकल गया था और सच बताऊं तो अब वो फुलमर की बाहों में आखिरी सांसें गिन रही थी। उसकी बाहों में उसकी मौत हो जाती है और फुलमर बेचारा बहुत रोता है। कुछ समय के बाद इन्हें मालूम चलता है कि रोज के शरीर पर जहाँ गोली लगी थी वो घाव अपने आप ही ठीक हो रहा है। उसी वक्त रोज को एक विजन दिखाई देता है और इस विजन को देखने के बाद उसकी आंख खुल जाती है, जिसका मतलब आप समझ ही गए होंगे कि रोज ने लैब में जा करके एंथेस्टर को छू लिया है। इन्फेक्ट होने की वजह से अब वो भी उस जीव को देख पा रही है। इधर दोस्तों जो ब्रैनम था वो डाटा को लाने के बाद डेरियन के पास पूरा ट्रांसफर कर देता है। डाटा देने के बाद डेरियन से कहता है कि मेरा चेक तैयार रखना। खैर दोस्तों हैटन की बातों को
को सुनने के बाद अब शायद लेनेक्स की आंख खुल गई थी, इसलिए अब वो इनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो गई थी। वो केट को एक ड्राइव देती है और कहती है कि इसका इस्तेमाल सही से करना, क्योंकि अगर इसे विक्टर के बारे में मालूम चला तो ये लोगों के सामने आने से पहले ही साफ कर देगा। हैटन कहता है कि अब ये तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि मैं और लेनेक्स रिग पर जा रहे हैं, हमें कुछ काम है। इसके बाद जब ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं तो केट उस डाटा को ले जा करके एक रिपोर्टर को देती है जो उसके पहचान की है। दरअसल इस पेन ड्राइव में लेनेक्स की एक पूरी वीडियो थी। इस वीडियो में उसने कंपनी का पूरा पोल खोल करके रख दिया था। वो उस वीडियो को सीधा लाइव न्यूज पर चला देती है, जिसकी वजह से अब उस कंपनी की सच्चाई हर किसी के सामने आ गई थी। इस वीडियो को देख करके रोज, मैग्नेस इनको भी काफी अच्छा लगता है। वीडियो प्ले ही हो रहा था कि उसी वक्त हैटन और लेनेक्स ये दोनों हेलीकॉप्टर से यहाँ आ जाते हैं। दरअसल लेनेक्स इन लोगों को एक बात बताने के लिए आई थी और वो बात थी एंथेस्टर के बारे में। वो इन लोगों से कहती है कि जो ये काम कर रहे हैं उन्हें रोकना नामुमकिन है। अगर तुम सब सच में एंथेस्टर को बचाना चाहते हो तो उसे लोगों के सामने लाना होगा, मतलब उसे लाइव टीवी पर दिखाना होगा कि समुद्र के अंदर सच में वो जीव है। तभी लोग इस पर एक्शन लेंगे और विक्टर के इस कंपनी को बंद करवाएंगे। मैंने एंथेस्टर के बारे में अपनी रिकॉर्डिंग में जिक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता। उसी वक्त इनके सामने एक न्यूज प्ले होने लगती है जिसमें हम डेरियन को देखते हैं। दरअसल लेनेक्स के उस वीडियो को देखने के बाद लोग भड़के हुए थे, इसलिए डेरियन लोगों को शांत करवाने के लिए मीडिया वालों के सामने आया। मीडिया वालों के सामने आकर के वो लोगों को बताता है कि लेनेक्स विक्टर कंपनी की सीईओ थी और हमें मालूम चला है कि वो गलत तरीके से रिस्क पर रिसर्च और माइनिंग कर रही थी। दरअसल वो समुद्र के अंदर किसी और चीज की तलाश कर रही थी और इसी वजह से ढेर सारे लोगों की जाने गई। जब कंपनी को इसके बारे में पता चला तब उन्होंने लेनेक्स को सीईओ के पद से हटा दिया। इसी वजह से उसने गुस्से में आकर के कंपनी के बारे में आप सबसे झूठ बोला। कंपनी गलत नहीं है, ये बात मैं आपको साबित कर दूंगा क्योंकि अब मैं कंपनी का सीईओ बन चुका हूँ और मेरा आप लोगों से वादा है कि मैं जल्द ही सब कुछ ठीक कर दूंगा। न्यूज को देख करके लेनेक्स भी काफी गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसने काफी मेहनत करके कंपनी की सच्चाई लोगों के सामने लाई थी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं निकला। सारी मेहनत पर पानी फिर गया। लेकिन अब जैसे कि डेरियन को वो डाटा मिल गया है तो वो उस जीव को खत्म करने के लिए कोई एक्शन जरूर लेगा, क्योंकि उस जीव का जो सेंटर है उसकी लोकेशन उस ड्राइव में है। मतलब कि उस जीव को बचाने के लिए इन लोगों को जो करना है जल्द करना होगा। पूरी टीम मिल करके फटाफट प्लानिंग बनाते हैं और एक रोवर को तैयार करते हैं। दरअसल इनका प्लान ये था कि रोवर के जरिए सेंटर तक जाएंगे और उस जीव को लाइव टीवी पर दिखाएंगे ताकि पूरी दुनिया उस जीव को देखे। इन्हें ये काम फौरन करना होगा क्योंकि अब डेरियन को भी लोकेशन के बारे में पता चल चुका है। डेरियन के कहने पर इधर जो ब्रैनम था वो उस सेंटर के पास जहर छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। दरअसल इनके पास रिमोट से कंट्रोल करने वाला एक सबमरीन था और उसी सबमरीन के अंदर इन लोगों ने पूरा जहर भर करके रखा है। लोग सबमरीन को स्टार्ट करते हैं तब वो काफी स्पीड से सेंटर की तरफ जाने लगता है। इनका रोवर अभी भी यहाँ पर रो रहा था और वही जो सबमरीन था वो इनके ऊपर से काफी स्पीड में निकल जाता है। कुछ ही वक्त में वो सबमरीन सेंटर के पास जाकर के पहुंच जाता है। जब सबमरीन लोकेशन पर पहुंच जाता है तब ब्रैनम पूरे एरिया को टारगेट करता है और जहर को छोड़ देता है। इन लोगों ने जहर को सेंटर के पास छोड़ा था और अब वो जहर धीरे धीरे चारों तरफ फैलने लगा था। हालांकि ब्रैनम को रोकने के लिए ठीक उसी वक्त मैग्नस गन लेकर के उसके पीछे आ जाता है। मैग्नस उसके ऊपर गन तान देता है और कहता है कि उस चीज को बंद कर दो, लेकिन ब्रैनम होशियारी कर रहा था। वो गन उठा करके मैग्नस को मारना चाहता था, लेकिन वो गन चलाता उससे पहले ही मैग्नस उसे शूट कर देता है। मैग्नस ने काम तो अच्छा किया लेकिन बहुत लेट किया क्योंकि वो जो जहर था वो डिलीवर हो चुका था, चारों तरफ फैल चुका था। इस वक्त उस रोवर में फुलमर और रोज थे जो कि सेंटर की लोकेशन पर पहुंच तो गए थे लेकिन सामने सिर्फ अंधेरा दिख रहा था। शायद ऐसा हो सकता है कि जहर फैलने की वजह से अब वो जीव खत्म हो रहा था। लेकिन जब ये लोग रोवर में बैठे हुए थे तब इन्हें सामने की तरफ एक छोटा सा रास्ता दिखाई देता है। रोज बाहर निकल करके उस रास्ते के करीब जाना चाहती थी क्योंकि उसका कहना था कि अगर वो जीव सामने है तो मैं उसे जिंदा कर सकती हूँ, हमारे छूने से शायद वो फिर से जिंदा हो सकती है।
लेकिन दिक्कत की बात ये थी कि ये बहुत रिस्की काम था कि ये लोग आखिरी छोर पर थे, सामने सिर्फ खाई था, लेकिन फिर भी रोज ये रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि उसे पता है कि उस जीव ने फुलमर और उसकी जान बचाई है, तो इसीलिए इन्हें भी एक बार कोशिश तो जरूर करना चाहिए। रोज उस सूट को पहन करके उस रास्ते पर जाती है जो सामने इन्हें दिखाई दे रहा था। उस रास्ते पर रोज को उस जीव का एक छोटा सा हिस्सा दिखाई देता है जिसे वो अपने हाथों से छू देती है। उस जीव को छूने की वजह से पूरे जीव में जान आ जाती है। एक बार फिर से पूरा जीव जिंदा हो जाता है और चारों तरफ रोशनी फैल जाती है। अब इस चीज को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हो कि आखिर ये जीव कितना ज्यादा पावरफुल है। इस जीव को रिकॉर्ड करने के बाद उसे लाइव टीवी पर दिखाते हैं, जिसकी वजह से इस जीव को पूरी दुनिया देखती है। एक प्रकार से चारों तरफ दिवाली का माहौल हो गया था। अब इस तरीके से पूरी दुनिया को मालूम चल जाता है कि सच में वो जीव समुद्र में है और चारों तरफ फैला हुआ है। अब ऐसा हो सकता है कि सबूत मिलने की वजह से अब विक्टर के सारे रिस्क को बंद करवा दिया जाए। फिलहाल जो भी हो, लेकिन अभी मुसीबत रोज और फुलमर के सर पर मंडरा रही थी। इन लोगों ने जीव को तो बचा लिया, लेकिन ज्यादा समय तक समुद्र में रुकने की वजह से इनकी बैटरी डाउन हो गई थी, जिसका मतलब था कि रोवर को चला करके अब ये दोनों यहाँ से वापस नहीं जा सकते हैं। एक के बाद एक रोवर की सारी लाइटें बंद हो जाती है, मतलब कि अब इनका भी अंत आ चुका था। लेकिन दोस्तों ठीक उसी वक्त इन्हें एक चमकती हुई रोशनी दिखाई देती है जो कि इस टैग का था जिसे मैग्नस ने भेजा था। उसी यंत्र की वजह से ये लोग रोवर को बाहर खींच लाते हैं, जैसे कि इन लोगों ने पहले कैमरॉन और ईस्टर को बचाया था। तो दोस्तों जैसे कि कंपनी की सच्चाई लोगों के सामने आ चुकी है, तो ऐसा हो सकता है कि अब माइनिंग का काम बंद करवा दिया जाए और अब यहाँ पर ग्रीन क्लीन का काम शुरू हो जाए ताकि आर्टिक ओशियन भी बचा रहे। तो फाइनली दोस्तों इसका जो सेकंड पार्ट था यानी कि सीजन 2 वो भी यहीं पर खत्म हो जाता है। पार्ट 1 मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसे जाकर के जरूर देख लेना।